हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम भारत के भौतिक प्रदेश या इंडिया फिजियोग्राफिक रीजन्स का लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया या भारत का महान मैदान उस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है या उत्तरी भारत का मैदान। ये मैदान बहुत ही विस्तृत मैदान है, विश्व के सबसे विस्तृत मैदानों में से एक। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो ये ऑरेंज कलर का पैच है, ये संपूर्ण उत्तर भारत का मैदान या द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। देखो दोस्तों, इस मैदान की उत्पत्ति है वो नदियों द्वारा जो लाए गए निक्षेपण से हुई है। निक्षेपण या अथवा डिपोजिशन जिसको बोलते हैं, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। इस मैदान की उत्पत्ति के अंदर आप देखें तो उत्तर में जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, उनसे वह प्रायद्वीपीय भारत से बहने वाली नदियों द्वारा निक्षेपण से इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें, गंगा का अफवाह तंत्र, गंगा व उसकी सहायक नदियाँ, गंगा, इंडस रिवर व उसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियाँ, जो मेजर रूप से हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसके अतिरिक्त आपके बहुत सारी जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय भारत से आती है, जैसे कि आपकी चंबल है, आपकी सोन है ना। ये जो नदियां हैं ये अपने साथ जब बहकर आती है तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर व तलछट लेके आती है और इस मैदान में डिपॉजिट कर देती है। अगर हम देखें तो ये जो क्षेत्र है, ये उत्तर में जो हिमालय क्षेत्र है, जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, और दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग था, उसके मध्य में स्थित जो एक गहरा गर्त सा था, उसमें धीरे धीरे नदियाँ उच्च क्षेत्रों से निम्न क्षेत्रों की ओर बहती गई और अपने साथ में जो पर्वतीय क्षेत्रों से जब नदी आती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा के लाती है और वो इसके अंदर जमा करती गई और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये उत्तर भारत का मैदान बन गया। तो यह मैदान अगर हम देखें तो विश्व के सबसे विस्तृत मैदानों में से एक है, सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है और सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से भी एक मैदान माना जाता है। अगर हम इसको देखें तो उत्तर पश्चिम में अगर हम देखें तो पंजाब से लेके असम तक इसका विस्तार माना जाता है। और अगर हम राजस्थान के मैदान को भी इसी मैदान के अंतर्गत, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम इसको सम्मिलित करते हैं। इस मैदान का विस्तार अगर हम दोस्तों देखें, अगर हम देखें कि उत्तरी भारत का जो मैदान है, भारत के विभाजन से पूर्व ये मैदान जो है नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, इसका विस्तार पाकिस्तान में भी पाया जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मैदान है क्योंकि ये जलोढ़ मृदा से निर्मित है। ये आपके जो एग्रीकल्चर है उसके लिए बहुत ही उपजाऊ माना जाता है। ये यहाँ पे राइस और पेडी कल्टीवेशन बहुत अधिक होता है, गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और भारत का अगर हम कृषि की दृष्टि से देखें तो आपका ग्रीन रिवोल्यूशन का जो पैच है यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। स्पेशली वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब और नॉर्दर्न राजस्थान का जो क्षेत्र है, वहाँ पे पेडी आपका जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। इसके अतिरिक्त देखें दोस्तों तो ये मैदानी भागों में, जैसा हम सभी को पता है कि जब नदियों का पानी, जल की उपलब्धता भी रहती है यहाँ पे, और आपका कृषि की दृष्टि से भी यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो कृषि की उपजाऊ बहुत ज़्यादा उत्पादकता के लिए उपयोगी है। इस दृष्टि से ये सघन आबादी वाला क्षेत्र भी है। अगर हम देखें यूपी, बिहार, बंगाल, असम वगैरह में तो जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और जनसंख्या की दृष्टि से जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी माना जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम इस मैदान की विशेषताएं देखें तो ये मैदान आपके प्रतिवर्ष यहाँ पर बाढ़ आती रहती है और मृदा यहाँ पे तरह तरह से यहाँ पे मृदा का निक्षेपण होता रहता है। क्योंकि उत्तर में अगर हम देखें तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं, जो सतत प्रवाही नदियाँ हैं, सतत प्रवाही से मतलब है क्योंकि ये जो नदियाँ हैं हिमालय के, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हिमालय जो है बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई लिए हुए है और यहाँ पे आपके हिमनदों का जमाव है। और हिमनद यहाँ पे होने की वजह से यहाँ पे वर्ष भर नदियाँ अपना जल बहाती रहती है। अगर हम देखें गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, गंगा इत्यादि सभी नदियाँ आपके अलग अलग हिमनदों से इनकी उत्पत्ति होती रहती है और वर्ष पर्यंत यहाँ पे आपकी ये नदियाँ बहती रहती है। स्पेशली दोस्तों यहाँ पे मानसून सीजन में जब बारिश होती है तो
जो आपका बारिश का जल और आपका जो हिमनदों से निकलने वाले जल की वजह से यहाँ पे एकदम से जो आपकी जल की उपलब्धता अधिक हो जाती है या जल की मात्रा नदियों में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो नदियों में बाढ़ आती है। और अगर स्पेशली हम देखें तो इस पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, इन क्षेत्रों में अधिकतर बाढ़ हर प्रतिवर्ष हम देखने और सुनने को मिलती है। और दूसरा जो बाढ़ का कारण है वो है आपका नदियों का अपना मार्ग में परिवर्तन कर लेना। जैसा कि आपको पता है कोसी नदी है वो प्रतिवर्ष अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है, जिसकी वजह से भी आपके यहाँ पे बाढ़ आती है। दोस्तों यहाँ पे बाढ़ का डिस्कस करने का तात्पर्य ये है कि बाढ़ के जब बाढ़ आती है तो दोस्तों यहाँ पे आपके इस मैदान के निक्षेपण में आपके साथ जो कंकड़ पत्थर जो मिट्टी लेके आती है उसके निक्षेपण में बहुत ज़्यादा योगदान करती है। तो इस तरह से दोस्तों ये बाढ़ भी है इस मैदान को निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान करती है। आइए आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो स्ट्रक्चरल या फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और इस मैदान की जो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक है, वैसे तो कहा जाता है कि ये जो उत्तरी भारत का मैदान है वो इसमें किसी तरह की फिजियोग्राफिक विविधता नहीं पाई जाती, स्ट्रक्चरल विविधता नहीं पाई जाती। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके अंदर भी विविधता पाई जाती है। क्योंकि मैदान है इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हिमालय में उतनी विविधता है और प्रायद्वीपीय भारत में जो पठारी भाग में जो विविधता पाई जाती है उतनी ना पाके, लेकिन इसमें विविधता जरूर पाई जाती है। विविधता के आधार पर या स्ट्रक्चरल और फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहला है वो है आपका भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर और खादर। ये जो चार विशेषताएं हैं ये अधिकतर दोस्तों इन चार जो टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किए हैं इनसे अधिकतर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाबर और तराई में क्या विभिन्नता है या डिफरेंस है, बांगर और खादर में क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि भाबर होता क्या है बेसिकली। देखिए दोस्तों, जब कोई भी नदी होती है वो अपने पर्वतीय क्षेत्र से जब बहती है, जैसा कि उदाहरण लेते हैं हम गंगा नदी जब अपने गोमुख या गंगोत्री हिमनद से निकलेगी या तो अपने साथ में जब जल बहेगा, जल बहने का कारण है आपको पता है हिमनद है। हिमनद से जब ग्रेविटी और ढाल की वजह से जब उच्च स्थानों से जब नीचे की ओर पानी बहेगा तो अपने साथ में बहुत सारे कंकड़ पत्थर और अपने साथ में लेके आएगा। तो जब हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से जब नदी ढाल की ओर या मैदानी भागों की ओर बहती है तो अपने साथ जब कंकड़ पत्थर लाती है तो उसकी कैरिंग के सबसे उच्च भाग में अगर हम पत्थरों की साइज़ के आधार पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो सबसे बड़ा जो पत्थर होता है उसमें बोल्डर, पेबल, कोबल, सैंड, सिल्ट, क्ले। तो जब नदी उच्च भाग से बहती है तो अपने साथ में सबसे पहले बोल्डर लाएगी, फिर वो बोल्डर बहता बहता फिर उसके डिसइंटीग्रेशन होंगे, टुकड़े होंगे, फिर कोबल बनेगा, फिर पेबल बनेगा, फिर आपका सैंड बनेगी, फिर सिल्ट बनेगी, फिर क्ले बनेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ उसके डिसइंटीग्रेशन या उससे आपका इरोजन होता रहेगा और वो बारीक कणों में बदलती रहेगी। तो जब नदी उच्च भागों से निम्न भागों की ओर बहती है तो एक समय बाद में जब ढाल एकदम कम हो जाता है तो अपने तलहटी में जहाँ पे नदी मैदानी भागों में उतरती है वहाँ पे उसकी जब कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, बड़े बड़े पत्थर या जो बोल्डर होते हैं उनको आगे बहा कर ले जाने में अच्छा क्षमता नहीं भी रहती नदी की, तो वो वहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो दोस्तों जो भाबर है, जब नदी अपने साथ में कंकड़ पत्थर लाती है और जब ढाल पर्वतीय ढाल के जो एकदम जहाँ पे ढाल ख़त्म होता है वहाँ पे आके जब जमा हो जाते हैं बड़े बड़े आपके बोल्डर्स, जिसमें आप देख पा रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर भाबर जहाँ पे एरो बना हुआ है उसके नीचे, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, बोल्डर्स जमा हो जाते हैं। और इन बोल्डर्स के जमा होने से क्या होता है कि इनके नीचे आपका जो ज़मीन है उसके अंदर हल्का थोतापन रह जाता है या हम कहें कि होलोनेस रह जाती है। इसकी वजह से होता क्या है दोस्तों कि जो नदी अपने साथ में जो जल लेके आएगी वो इसके अंदर आपका डिसअपीयर हो जाएगा या ऊपर की ओर दिखाई नहीं देके वो नदी का जल है वो इसके कंकड़ पत्थरों के अंदर आगे नीचे बहने लगेगा, ऊपर की ओर दिखाई नहीं। तो जो आप ये क्षेत्र देख पा रहे हैं तो ये होता क्या है दोस्तों, जब पेबल्स आपके जमा हो जाएंगे तो जब नदी आएगी तो इस पोरस क्षेत्र में जो इसकी है पोरस क्षेत्र में आपकी नदी अंदर की तरफ एंटर कर जाएगी और जल आपका इन पत्थरों के बीच में से नीचे की ओर बहेगा और आप सरफेस पे देखेंगे तो नदी का जल आपको दिखाई नहीं देगा। तो इससे लगेगा नदी डिसअपीयर हो गई है या अदृश्य हो गई है और वो नदी आपका नीचे की ओर बहेगी। तो ये जो क्षेत्र बनता है आपका भाबर क्षेत्र बनता है। जो हिमालय की हमने 3 तरह की पर्वत श्रेणी हमने डिस्कस की थी, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक
जहाँ पे ख़त्म होती है और शिवालिक से नीचे की ओर जब नदी उतरती है तो वहाँ पे आपके ये बॉर्डर्स ये जमा हो जाते हैं, ये पत्थर जमा हो जाते हैं, और जब नदी यहाँ से इसके साथ में उतरती है तो इसके भूमिगत हो जाती है, मतलब इन पत्थरों के नीचे बहने लग जाती है और हमें ऊपर कुछ दिखाई नहीं देगा इन बॉर्डर्स के नीचे। तो इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं भाबर। तो भाबर क्षेत्र है, ये पथरीला क्षेत्र है और इसके अंतर्गत आपका रिवर आपकी डिसअपीयर हो जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट आता है आपका तराई क्षेत्र। उसके बाद हमने दो जो फिजियोग्राफी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिखी है वो है बांगर और खादर। आइए डिस्कस करते हैं कि तराई क्षेत्र क्या है। देखिए दोस्तों, जो तराई क्षेत्र है वो आपका भाबर के दक्षिण की ओर पड़ता है। दक्षिण की ओर जो क्षेत्र है उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। जैसा कि शब्द अपने आप में बताता है, तराई से मतलब है कि जो आपका जो भाबर क्षेत्र में जो जल आपका डिसअपीयर हो गया था या अदृश्य हो गया था, जो जल अब पुनः आपका सतह पर निकलता है, क्योंकि यहाँ पे जो सैंड पार्टिकल है वो आपके बारीक हैं और सैंड और मड होने की वजह से, कीचड़ नुमा क्षेत्र होने की वजह से, दलदली क्षेत्र होने की वजह से पुनः आपका जल यहाँ पे इसके ऊपर वापस आ जाता है, बारीक होता है, पुनः वापस आएगा तो ये क्षेत्र कैसा होगा, दलदली क्षेत्र होगा। और यहाँ पे जो आपका भाबर क्षेत्र के अंदर जो जल डिसअपीयर हुआ था वो पुनः सरफेस पे आ जाएगा। और ये जो प्लेन है आपका, ये होता क्या है कि जब पानी एकदम से आएगा ऊपर आपका सरफेस पे आएगा तो बहुत दूर क्षेत्र के अंदर फैल जाता है और ये जो मार्सी लैंड का रूप ग्रहण कर लेता है। कोई ज़माने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। अगर हम ब्रिटिशर्स के टाइम में देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल हुआ करते थे, लेकिन हुआ क्या कि एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हुई, जनसंख्या बढ़ी, तो इन क्षेत्रों में आपके वनों को बहुत ज़्यादा तादाद में काटा गया और इस क्षेत्र को एग्रीकल्चर के लिए फिर आपका डेवलप किया गया। इस वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट काफ़ी रिड्यूस हुए थे। दूसरा, यहाँ पे जो फॉरेस्ट थे उनको आपका जब रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, इसके लिए भी इन फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा मात्रा में काटा गया था। दोस्तों, ये हालांकि ये जो दलदली क्षेत्र है, लेकिन इसको कुछ मॉडिफाई करके इसको एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जा रहा है। और नेक्स्ट है आपका जो है वो है बांगर और फिर आपका खादर रीजन। जो आपका जो तराई रीजन है, ये दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब दलदली क्षेत्र होता है तो यहाँ पे आपका मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और मलेरिया का क्षेत्र भी बोला जाता था। मलेरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैलता था कोई ज़माने में, और इसके लिए ये बहुत ज़्यादा आपका ये जो तराई क्षेत्र है, ये अगर हम देखें तो आपका पूरे जो यूपी आपका है, बिहार है, और जो आपका ये बंगाल है, इस क्षेत्र में आपको ये क्षेत्र जो तराई क्षेत्र है वो फैला हुआ मिलेगा। इसके अतिरिक्त ये आपका जो नेपाल क्षेत्र है, नेपाल में भी आपके तराई जो है क्षेत्र पाया जाता है। जैसा कि आप अधिकतर चर्चा में रहते हैं कि तराई रीजन के अंदर आपके मधेसी जनसंख्या जो है, जो बिहार की नेपाल के जो मधेसी हैं वो वहाँ पे निवास करते हैं नेपाल के अंतर्गत, और एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी क्षेत्र है ये। नेक्स्ट है आपका दोस्तों बांगड़ या बांगर जिसको बोलते हैं। इस क्षेत्र को मृदा की क्वालिटी के आधार पर, जो मृदा की नवीनता है उसके आधार पर हमने दो भागों में बांटा है, बांगर और खादर। जो बांगर होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले डायग्राम में दिखाया था, बांगर के बाद में आता है खादर। जो बांगर है वो क्षेत्र आपका पुरानी या ओल्ड एल्यूवियल सोइल या पुरानी मृदा से बना हुआ निर्मित होता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है आपकी जो नदी होती है उससे ऊपर वाला क्षेत्र होता है जहाँ बाढ़ नहीं आती है, जो हर प्रतिवर्ष बाढ़ ना आके पहले आपका ये एल्यूवियल सॉइल जमा होती है। और ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे प्राय यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है इस क्षेत्र के अंतर्गत। और ये जो है क्षेत्र आपका दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कह सकते हो। जो आपने दोआब सुना, दो नदियों के बीच के क्षेत्र हम दोआब कहते हैं। तो जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होगा तो वहाँ पे तो बाढ़ मतलब आपका जो बाढ़ आएगी उसका जल यहाँ तक नहीं पहुँच के खादर मतलब आपका खादर रीजन तक ही पहुँचता है। खादर क्या होती है दोस्तों, अभी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है, और ये जो अगर हम द गंगा यमुना दोआब एंड द प्लेन ऑफ द सतलज आर इसका एग्जाम्पल्स। तो हम लोग क्या कहते हैं कि गंगा और यमुना का जो दोआब है, दोनों नदियों का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का ये जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जो बांगर का क्षेत्र है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सतलज नदियों के बीच में दो आपने सुने होंगे, बारी दोआब, चेनाब दोआब, रावी दोआब, ये सारे दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। और ये जो है आपके बांगर के बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण हैं। और इसको हम रीजनल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे दो भागों में बांटते हैं, बारिंद और भूर क्षेत्र। तो बारिंद क्या है दोस्तों, बारिंद है जो आपका, तो बारिंद जो क्षेत्र है ये आपका डेल्टाइक रीजन जो बंगाल का है उसे हम कहते हैं बारिंद क्षेत्र, जो आपका गंगा के द्वारा निर्मित है। और इसकी उत्पत्ति प्लीस्टोसिन काल में कैसी हुई दोस्तों, इसकी उत्पत्ति आपका जो आपका क्षेत्र है वो ऊपर उठ गया, रेज्ड अप एंड बिकम एन एरिया ऑफ लेटरल सोइल।
और आफ्टर इरोजन, तो ये पहले इरोजन की वजह से आपका इसका निर्माण हुआ है और यहाँ पे लेटराइट सोइल का डिपोजिशन पाया जाता है। दूसरा है आपका भूर एरिया। भूर एरिया क्या है दोस्तों, ये जो आपका है अपर गंगा यमुना दोआब जो क्षेत्र है उसको हम भूर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति आपके वायु के निक्षेपण से हुई है प्लिस्टोसिन कालखंड के अंदर। और ये जो क्षेत्र है ये आपका कंटिन्यूस रिजनुमा क्षेत्र में है, क्षेत्र की तरह है, बांगर क्षेत्र जो हाईलैंड भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे जो सैंड है वो एक स्पेशल टाइप की कैरेक्टरिस्टिक ली है, उसमें कंकर ज़्यादा पाए जाते हैं और जो है रिजिज आपके बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जैसे मुरादाबाद और बिजनौर जो क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र है, वहाँ पे ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त हम देखें तो इसे हम कुछ जगह पे इसमें सॉल्ट की भी जो आपके पैचेज पाए जाते हैं। और उसकी ये किसकी वजह से बने हैं भूर क्षेत्र, बहुत ज़्यादा ओवर इरिगेशन की वजह से। इसे रेह और कलार के नाम से भी जाना जाता है। तो बांगर क्षेत्र को भी दो भागों में बांटा, मतलब फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर या रीजनल बेसिस पे इसको दो भागों में बांटा है, बारिंद और भूर क्षेत्र। जो बारिंद है वो आपका गंगा का डेल्टा है कि क्षेत्र को हम बोलते हैं, और जो भूर क्षेत्र है वो आपका गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में जो पाया जाता है, जो आपका रे और कलार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों खादर रीजन। खादर रीजन दोस्तों ये क्या है कि जो आपकी नदी बहती है, रिवर वैली होती है, उसके जस्ट एडजोनिंग जो क्षेत्र होगा जहाँ नदी बह रही है, उसके जहाँ पे नदी का पानी खत्म होगा और एकदम जो टच में जो क्षेत्र होगा, जहाँ प्रतिवर्ष आपका जो ही नदी में पानी बढ़ता है, बाढ़ आती है, फिर नदी का पानी कम हो जाता है, नदी अपनी तलहटी में बहने रिवर वैली में या घाटी में बहने लगती है, और जो क्षेत्र बचता है जहाँ पे प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, ब्राउन कलर का जो पेच है वो आपका खादर क्षेत्र कहला जाता है। ये नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र है और ये थोड़ा सा नीचे होता है क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, इसलिए लो लैंड भी है ये। और यहाँ जो ये क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका इसका हम देखें तो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल को जो नदी घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये आपको मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की कि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल प्रतिवर्ष यहाँ पे बाढ़ आती है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा के जो डेल्टा हैं वो इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। और पंजाब में इस क्षेत्र को बेट के नाम से भी जाना जाता है, बेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। और यहाँ पे आपके जनसंख्या का घनत्व भी आप जैसा कि आप जानते हैं कि उतना नहीं पाया जाता है जितना कि आपका भांगर क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अगर जो जनसंख्या अगर निवास करती है तो वो काफ़ी परेशानी में रहती है। जैसा कि हमें कोसी नदी में जब बाढ़ आती है तो हम हर साल सुनने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती है, लोग परेशान होते हैं और डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम्स हमेशा लगी रहती है। आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन 4 भागों में डिवाइड करके हमने इसको डिस्कस किया। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।